एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। क्या पढ़ा था? एक तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और एक इन्वेस्टमेंट इन, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है? डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट का जो रेट है और जो डेट है वो क्या है? फिक्स है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में रेट और डेट फिक्स नहीं होता है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के केस में आप परचेज और सेल डेट तक का इंटरेस्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो, पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के परचेज सेल के केस में अपन डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। क्या होता है डिबेंचर इन्वेस्टमेंट में? टॉपिक टू बी डिस्कस याद है? क्या होता है? सबसे पहले परचेज की एंट्री बताओ, एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है कॉस्ट से, ठीक है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा कॉस्ट से। इंटरेस्ट कहां से कहां तक का लेते हैं? लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का। समझ में आया? उसके बाद में कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। सोच के बताओ, अगर मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो कैसे कॉस्ट निकालोगे? कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस लेना है, ब्रोकरेज क्या होगा? ऐड होगा। लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो माइनस होगा। और अगर आपका मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो आपको मार्केट प्राइस में ब्रोकरेज क्या करना है? ऐड करना है। तो जो आएगी वो आपके लिए क्या है? कॉस्ट है। और इंटरेस्ट क्या होता है? एडिशनली कैलकुलेट होता है। वो लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक फेस वैल्यू पे निकलेगा। ब्रोकरेज का कैलकुलेशन किस पे करते हैं? मार्केट प्राइस पे। चाहे वो कम इंटरेस्ट हो चाहे एक्स इंटरेस्ट हो, ब्रोकरेज का कैलकुलेशन किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे होता है। सेल के केस में एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का होता है, और जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है वो एनसीआर से होता है। और एनसीआर की कैलकुलेशन कैसे होगी? वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट से या एक्स इंटरेस्ट से। कम इंटरेस्ट हुआ तो मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज माइनस इंटरेस्ट, और अगर एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है तो एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज करके एनसीआर आएगा और एडिशनल इंटरेस्ट निकलेगा। यही होता है। अब मुझे बताओ, एडिशनल इंटरेस्ट अगर मार्केट प्राइस एक्स इंटरेस्ट है तो एडिशनल इंटरेस्ट जनरली तो निकलता है, पर दो कंडीशन में एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकलता है। अगर ट्रांजैक्शन ड्यू डेट पे हो और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हो। अगर ट्रांजैक्शन ड्यू डेट पे है और वो क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो नहीं निकलता है। और दूसरा, अगर ट्रांजैक्शन ड्यू डेट के जस्ट नेक्स्ट डेट पे हो तो भी फिर वहां पे एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकलता है। फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल किसको किससे कंपेयर करते हैं? एनसीआर कंपेयर होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड से, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड का कैलकुलेशन या तो फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज। बाय डिफॉल्ट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर एनसीआर ज्यादा है तो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, और एनसीआर अगर कम है तो लॉस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। हर सेल के बाद प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करना कंपलसरी है, तभी वो आपका अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन होगा। फिर उसके बाद ड्यू डेट पे इंटरेस्ट आता है। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और हर ड्यू डेट पे जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है उनकी फेस वैल्यू पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकलता है। तो फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस इन्वेस्टमेंट ऑन ड्यू डेट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन इंटू 6/12। पीरियड फिक्स है, 6 महीने का रहता है, और अगर एक ड्यू डेट हुई तो 12 महीने का। ठीक है? ड्यू डेट पे हमेशा ध्यान रखना, ड्यू डेट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कब खरीदा कब बेचा, ड्यू डेट पे हमेशा इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का निकलेगा। समझ गए? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि अगर ड्यू डेट और ट्रांजैक्शन डेट क्या हो? सेम हो। सेम सेम। अगर ड्यू डेट के दिन ही क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो एक डेट पे दो ट्रांजैक्शन है, तो सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। अगर मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो पहले परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और उस पे पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट निकलता है।
और फिर उसके बाद जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट बचेंगे उस पे अपन लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं 6 महीने का। और अगर ट्रांजैक्शन ऑन ड्यू डेट एक्स इंटरेस्ट से, तो पहले आप ड्यू डेट का इंटरेस्ट निकाल लो, फिर उसके बाद आप परचेज सेल रिकॉर्ड करो, और उस पे एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकलता है। फिर ईयर एंड पे क्या होता है, ईयर एंड पे अगर आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट अलग अलग है, अगर आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट क्या है, अलग अलग है, क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट निकलता है। तो ईयर एंड पे एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होती है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर जाके वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। और उसके बाद में जो एक्रूड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला सोच सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ। ईयर एंड पे जो इन्वेस्टमेंट बचे हुए हैं उनकी फेस वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड डिवाइड बाय 12। और पीरियड कहां से कहां तक, लास्ट ड्यू डेट से ईयर एंड डेट तक का। और अगर आपके पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट है और ईयर एंड डेट और ड्यू डेट अलग अलग हैं, तो उस पे भी आपको ओपनिंग में एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट। समझ में आया। रही बात जहां तक वैल्यूएशन की, तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जो है, करंट इन्वेस्टमेंट अगर हैं तो वो वैल्यूड होते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब कॉस्ट कहां से निकालोगे, वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो अमाउंट कॉलम है उसको बैलेंस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। और मार्केट प्राइस जो क्वेश्चन में आपको दी हुई हो, ध्यान रखना मार्केट प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट होनी चाहिए, मार्केट प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो अगर आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो उसमें से एक्रूड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि परचेज या सेल पे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से एडजस्ट करवाए और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वेटेड एवरेज से आपको वैल्यूड करवाए, फिर क्या होगा, सेल जो किया वो तो फीफो मेथड से किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। और क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड से करना है, तो फिर आपको वेटेड एवरेज से वापस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मतलब वो अमाउंट कॉलम का बैलेंस काम नहीं आएगा। क्यों, अमाउंट कॉलम का जो बैलेंस है वो तो फीफो के अकॉर्डिंग है। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किस पे करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट पे करना है। तो फिर आपको वही वेटेड एवरेज वाला जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाना पड़ेगा, ओपनिंग का कॉस्ट प्लस सारे परचेज का कॉस्ट माइनस जो ऐसे होता नहीं पर कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा करने को बोले। समझ गए। फिर उसके बाद अपन ने सेकेंड बात की थी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड का रेट पता नहीं होता है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज करते समय या सेल करते समय डिविडेंड का एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट अपन देते हैं बाद में जब अपने को डिविडेंड मिलता है। ठीक है। क्या होगा इस केस में, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो उसमें एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री होगी कॉस्ट से। कॉस्ट कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस, चाहे वो कम डिविडेंड हो चाहे एक्स डिविडेंड हो, कुछ भी हो, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज करते ही क्या होगा, कॉस्ट आएगा। समझ गए। उसके बाद में जब आप सेल करते हो तो एंट्री होती है कैश टू इन्वेस्टमेंट, कैश टू, और ये एंट्री किससे होगी, एनसीआर से। और एनसीआर कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज करके एनसीआर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल के साथ में प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होता है, और प्रॉफिट लॉस के लिए एनसीआर को वेटेड एवरेज कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, ओपनिंग का कॉस्ट प्लस उस डेट तक के सारे परचेज का कॉस्ट माइनस उस डेट तक की जो सेल हुई उसका कॉस्ट।
माइनस कैपिटल रिसीट डिवाइड बाय ओपनिंग का फेस वैल्यू प्लस वहां तक के जितने भी परचेज किए उनका फेस वैल्यू प्लस बोनस का फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड और फिर मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। समझ गए? सेम वही है, अगर एनसीआर ज्यादा है कंपैरेटिवली कॉस्ट के तो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, और अगर एनसीआर कम है तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो परचेज हो गया, सेल पे प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर बोनस। अच्छा, यहाँ ड्यू डेट्स तो होती नहीं है, तो अकाउंटिंग फॉर बोनस की बात करें तो एंट्री कुछ अकाउंटिंग की कोई एंट्री नहीं होती बोनस के लिए। क्या होता है बोनस के लिए? फिर उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या होता है फेस वैल्यू वाले कॉलम में लिखते हैं ताकि उससे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स क्या हो, बढ़ जाए। राइट शेयर का बताओ मेरे को क्या होता है राइट शेयर्स के केस में? दो कंडीशन लिखी थी। एज ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर आपको क्या मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो राइट्स एक्वायर कर लो या राइट्स को। तो अगर आपने राइट्स को एक्वायर किया, यूज किया, शेयर खरीदे कंपनी से, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और अगर आपने राइट्स को यूटिलाइज करने के बजाय उनको सेल कर दिया तो पहली एंट्री तो फिक्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट। फिर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सेल ऑफ राइट का जो अमाउंट है वो जनरली कहाँ जाता है? पीएनएल में जाता है, तो वो एंट्री होती है सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। लेकिन दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एज ए कैपिटल रिसीट क्रेडिट होता है। उसमें पहली कंडीशन है कि ओरिजिनल शेयर्स जिन पे आपको राइट्स मिल रहे हैं वो आपने कम राइट प्राइस पे खरीदे हो। ओरिजिनल शेयर्स जिन पे आपको राइट्स मिल रहे हैं वो आपने कम राइट प्राइस पे खरीदे हो, और वो तभी हो सकता है जब राइट अनाउंस होने के बाद आपने शेयर खरीदा हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? राइट पीरियड ओवर होने के बाद शेयर्स का मार्केट में प्राइस कम हो जाए उस प्राइस से जिस प्राइस पे तुमने उनको परचेज किया था। तो फिर हम लोग सेल ऑफ राइट के अमाउंट को पीएनएल में क्रेडिट करने के बजाय इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते हैं, और वो एज ए कैपिटल रिसीट काउंट होता है। समझ गए? तो कैपिटल रिसीट कौन कौन सी होती है? दो कैपिटल रिसीट होती है, उसमें एक तो ये है, कौन सा? सेल ऑफ राइट का अमाउंट तुमने इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया तो कैपिटल रिसीट काउंट होती है वो। समझे क्या? डिविडेंड में क्या इशू रहता है? कंपनी हमेशा क्या करती है, लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल देती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस दिन कंपनी डिविडेंड दे रही है उस दिन आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट इनटू रेट करके आप डिविडेंड नहीं निकाल सकते। क्या क्या? यस सर। क्या क्या? जिस दिन कंपनी डिविडेंड दे रही है उस दिन आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट है उन सब पे तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आपको क्या होता है, हर इन्वेस्टमेंट पे अलग अलग देखना पड़ता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो किस नेचर का होगा। तो डिविडेंड की अकाउंटिंग के लिए सोचो डिविडेंड की अकाउंटिंग के लिए अपन लोग क्या करते हैं? डिविडेंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन। क्या होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड? प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज करने से पहले के पीरियड का डिविडेंड, मतलब ऐसे पीरियड का डिविडेंड जब आपके पास इन्वेस्टमेंट थे ही नहीं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग क्या है? कैपिटल रिसीट है, और वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, और उससे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या होती है? कम हो जाती है। और एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज करने के बाद का डिविडेंड, वो रेवेन्यू डिविडेंड है, और वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है, सॉरी। वो रेवेन्यू रिसीट है और वो इन्वेस्टमेंट डिविडेंड, वो डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट होता है जहां से वो कहां जाता है? पीएनएल में जाता है। तो प्री प्री डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड की एंट्री क्या होती है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और पोस्ट एक्विजिशन के लिए बैंक टू डिविडेंड, बैंक टू डिविडेंड, और फिर डिविडेंड से वो कहां जाता है? पीएनएल में जाता है। समझ गए?
तो कभी भी अगर अपने को नेचर देखना है डिविडेंड का कि वो प्री डिविडेंड है या, तो आप दो चीजों को कंपेयर करो, कौन से पीरियड के लिए डिविडेंड मिल रहा है, उस पीरियड को आप इन्वेस्टमेंट के परचेज की डेट से क्या करो, कंपेयर करो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पीरियड इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद का है या इन्वेस्टमेंट खरीदने से पहले का है। बाकी लॉजिक सीधा सा है, जिस पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है उस पीरियड में अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है तो वो तुम्हारे लिए रेवेन्यू है, और जिस पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है उस पीरियड में तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो आपके लिए कैपिटल है। समझ गए? प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, प्रैक्टिकली कल भी अपन ने 2 क्वेश्चंस किए थे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या होता है, हर पे अलग अलग आपको देखना पड़ता है कि आपको डिविडेंड मिलना है या नहीं मिलना है। तो जैसे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, उस पर डिविडेंड मिलेगा, और वो पूरा डिविडेंड क्या होगा, रेवेन्यू होगा। क्यों? यही मानते हैं कि वो बिफोर लास्ट ईयर परचेज हुआ है, वो लास्ट ईयर आपके पास था, उसी पीरियड का आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ओपनिंग पे जो डिविडेंड मिलता है वो पूरा रेवेन्यू होता है, उसकी एंट्री होती है बैंक टू डिविडेंड। फिर अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले ओपन मार्केट से क्या किया, परचेज किया, उस पे भी डिविडेंड मिलेगा, पर वो नेचर में कैपिटल होता है। क्यों? क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है और पिछले साल वो शेयर आपके पास, तो वो कैपिटल रिसीट होती है, उसकी एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। समझ गए? और रही बात इस साल जो बोनस शेयर्स इशू हुए हैं या जो राइट शेयर्स आपने परचेज किए हैं डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले के, उन पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी की लास्ट ईयर की इशूड कैपिटल का पार्ट नहीं है। समझ गए? और इंटरम डिविडेंड का क्या होता है, सब पे मिलता है। क्वेश्चन जब तक स्पेसिफाई ना करे तब तक सब पे मिलता है, और वो रेवेन्यू ट्रीट होता है, और वो पूरा डिविडेंड में जाता है, तो एंट्री होती है उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। और लास्ट रहता है वैल्यूएशन। एक्रूड डिविडेंड यहाँ होता नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी, तो यहाँ लास्ट क्या रहता है अपना, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन किस पे करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कहाँ से लाओगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट कहाँ से लाओगे, इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस कॉलम है ना, उसको बैलेंस करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा, और बाकी मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी हो तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस करोगे तो मार्केट प्राइस आएगी, विच एवरेज लेस पे वैल्यूड होगा। अगर मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट प्राइस पे वैल्यूड होगा, डिफरेंस वैल्यूएशन लॉस काउंट होगा, और अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट से वैल्यूड होगा, फिर वैल्यूएशन लॉस नहीं होगा। समझ में आया? इतना अभी तक अपन ने पढ़ा है वैसे।